नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से ही आ रही है और बिहार में जाति आधारित गणना जो है उनकी रिजल्ट को घोषित कर दिया गया है। अब उस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। देखिए, राजनीति शुरू तो होनी थी क्योंकि इसकी जो जड़ है या नींव वो राजनीति रोटी सेकने के लिए ही की गई थी। अब शुरुआत करते हैं क्योंकि देखिए वहां के सत्ता में दोनों जेडीयू और आरजेडी दोनों नेता चाह रहे थे कि ये रिजल्ट घोषित कर दिए जाएं और उस रिजल्ट के बाद ये जो जाति आधारित गणना है उस आधार को ही एक अपना मजबूत आधार बनाते हुए उस पर हम पॉलिटिक्स करें। तो अब जो अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर है इसमें पॉलिटिक्स कैसे शुरू हुई है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके इस पे कहा है कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि यहाँ ओबीसी प्लस एससी प्लस एसटी यानी पूरी जो वोट परसेंटाइल है वो तकरीबन 84% वोट जो है वो इन लोगों की है। यानी राजनीति जहां होनी है उनकी बात उन्होंने राहुल गांधी ने की है, उसकी मैं चर्चा कर दूं। आप जानते ही हैं कि राहुल गांधी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस के हैं और अभी सबसे ज्यादा सक्रियता जो है राहुल गांधी की रही है। अब केंद्र सरकार के 90 सचिवों में से सिर्फ 3 ओबीसी है जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। वाह, कमाल से बात कर रहे हैं वो। भाई, इससे पहले भी तो वो सत्ता में एनडीए के यूपीए की सत्ता में तो राहुल गांधी और उनकी टीम ही थी। वहां उस वक्त क्या हुआ, तो अभी जो समीकरण बना है और अभी जो जातिगत समीकरण जो सामने निकल के आया है उसमें उन्होंने पॉलिटिक्स की और केंद्र सरकार पे सीधे सीधे टिप्पणी करते हुए कहा कि 90 सचिवों में से 90 सेक्रेटरी, आप समझ सकते हैं ना, जो आईएएस सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं उन्हीं को ये पद दिया जाता है, उसमें सिर्फ मात्र 3 ही ओबीसी हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। यानी राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी अब ये चाहते हैं कि देश में जातिगत गणना होनी चाहिए और उसके आधार पर ही जिसकी जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। ये राहुल गांधी की टिप्पणी है। अब हम आते हैं नीचे कि बिहार सरकार के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक तकरीबन 81.99% जो है वो मुसलमान हिंदू हैं। ये हम आपको दिखा देते हैं। 99% जो है 81.99 हिंदू हैं, मुस्लिम 17, ईसाई 0.057। बहुत आंकड़े बिल्कुल क्लियर है। और जो भी हिल है वो 81 दशमलव लगभग 82% के आसपास जो है हिंदू वोट। अब वहां सबसे बड़ा जो समीकरण बनता दिखता है पिछड़ा वर्ग का। आप देख ही रहे हैं, पिछड़ा वर्ग में तकरीबन 27% उनके वोटर्स हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो जिसपे नीतीश कुमार हमेशा दावा करते रहे और पिछली बार बीजेपी से हटने के बाद उनकी स्थिति खराब हुई थी और उसके बाद जो समीकरण था पता ही आपको। लालू यादव सबसे ज्यादा यादव वोटर पे भरोसा करते हैं। उसकी बड़ी कहानी यह है कि यादव वोटर की जो संख्या है वो संख्या काफी है और मैं आपको उस आंकड़े को भी दिखाऊंगा। यादव वोटर जो है वो कितने हैं, ये हमारे पास जातिगत समीकरण जो है उनके अनुसार यादव वोटर जो है वो तकरीबन 14%, 14.26% है। रविदास और जाटव जो है 5.2, कोयरी 4.2, ब्राह्मण 3.65, राजपूत 3.45, मुसहर की आंकड़े करेंगे। मुसहर को बहुत ज्यादा सत्ता में जो है उनको ये कुर्मी और क्योंकि हम लगातार 30 साल की बात करते हैं तो कुर्मी और यादव यही दोनों खाते रह गए और मुसहर को बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली। भूमिहार की बात करते हैं, भूमिहार भी 2.86% है। कुर्मी 2.8%, 2.8% है कुर्मी। कोयरी और कुर्मी के आसपास ही माना जाता है। मल्ला 2.60 है, लेकिन उनको भी बहुत ज्यादा जगह नहीं मिली है। बनिया 2.31 है, उनको भी बहुत ज्यादा। काइस्थ जो है वो काइस्थ तो बहुत ये अपने आप को समृद्ध कौम में माने जाते हैं, वैसे भी पढ़े लिखे कौम माने जाते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी जो सबसे बड़ी बात है उसको, इसमें राजनीति कैसे शुरू हुई उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, ट्विटर्स वार जो है शुरू हो चुके हैं और अभी इस पूरे प्रकरण को लेकर गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने क्या कहा है मैं एक बार जरा सुना देता हूं आपको, जरा आप सुनिएगा तो अच्छा लगेगा आपको। जनगणना बिहार की जनता ने
फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। यह तो रिपोर्ट कार्ड देनी चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का लेकर के लोगों में भड़क के सिवा और कुछ नहीं। तो स्थिति साफ है और आप समझ गए होंगे कि ये गिरिराज बाबू हैं। गिरिराज बाबू बेगूसराय से ही संबंध रखते हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। और इसमें इस बार जो सबसे बड़ी बात ये रही कि इस पूरे आंकड़े में दिखाया गया है कि जो अपर कास्ट है उनकी फीसदी वही 14-15% के आसपास ही है। ये पूरी तरह से साफ कर दिया गया। अब मैं आपको 2-3 चीजें और दिखा देता हूं कि अभी उपेंद्र कुशवाहा ने क्या बोला। उपेंद्र कुशवाहा इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा हमेशा सत्ता में रहे हैं और वो कुर्मी वोटर के प्रबल दावेदार रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा को भी आपको दिखा देते हैं कि भाई आप उपेंद्र कुशवाहा को भी सुन लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा जी क्या कह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अभी कुछ देर पहले ही बयान दे रहे थे। बात करूंगा अभी 4 बजे मीडिया से, 4:30 बजे वो रूबरू हो रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी कहाँ आप गए, आइए। मैं ला रहा हूं उपेंद्र कुशवाहा जी, कहाँ चले गए आप, जरा मीडिया से रूबरू हो जाइए। इसमें कहना यह चाहता हूं कि क्योंकि 30 साल तक उस सत्ता में, उस प्रदेश में सिर्फ आपने ओबीसी, एससी, एसटी और ये सब तमाम सारी चीजें की है। आज देश में सबसे अगर बदतर हालत है किसी प्रदेश का तो वो बिहार का है। बिहार से सबसे ज्यादा पलायन है। बिहार में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री की जो हालत खराब है वो आप बहुत अच्छी तरह जान ही रहे हैं। तो वहां इंडस्ट्री भी बर्बाद है। अब ऐसे में ये जातिगत समीकरण के पीछे जो उबाल आया, और जातिगत समीकरण को, क्योंकि आप उस जनता को भरवाने की कोशिश तो करेंगे ना, क्योंकि 30 साल से आप सत्ता में रहे। 30 साल में विकास क्या हुआ, सड़कें कहां कहां बनी आपको पता ही होगा। सेंट्रल प्राइवेट जितने प्रोजेक्ट है उस पर काम हो सका। मेट्रो आप देख रहे हैं कि हर स्टेट में मेट्रो चला दिया गया। उत्तर आप बिहार में ले लीजिए, बिहार में क्या सिचुएशन है पटना में। पटना एक, बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जिसके पास कोई मास्टर प्लान नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी सिटी में, एक छोटी सी सिटी में चले जाइए ना, उसका भी एक डेवलपमेंट प्लान है। बिहार पूरे प्रदेश का कोई डेवलपमेंट प्लान नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे 20-22 साल का तजुर्बा जो है वो कह रहा। और बिहार के कई बड़े नेताओं से चर्चा होती है। आपने कभी सुना कि बृहत्तर पटना बनाया जा रहा है, ग्रेटर नोएडा यहां डेवलप कर दी जाती है, नोएडा एक्सटेंशन डेवलप हो जाती है, लेकिन वहां बृहत्तर ग्रेटर पटना डेवलप नहीं हो पाई, हाजीपुर डेवलप नहीं हो पाया। एजुकेशन पॉइंट की जो हम चर्चा कर लेते हैं कि एजुकेशन पॉइंट में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देश में किसी भी दूसरे प्रदेश में अगर जाता है तो वो सिर्फ बिहार से जाता है। और बिहार में होता क्या है, बिहार में सारी इंडस्ट्री ठप पड़ी हुई है। एजुकेशन इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। वहां यह हालत है कि वहां के छात्र जो हैं वो कोटा जाते हैं, कोटा में आत्महत्या करते हैं। वहां किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को डेवलप नहीं होने दिया जाता है। ये हम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब आइए जरा एक दो और भी कहानीकारों से जरा सुन लें कि और क्या क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैं अभी पॉलिटिकल उसमें हाँ, इनके जो पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं त्यागी साहब ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार जो है वो जातिगत समीकरण को लेकर सबसे बड़ा, ये देखिए अब नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं। पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म को मानने वाला सबको होगा। और उसके साथ साथ हम लोगों ने सर्वसम्मति से तय किया है कि सबकी आर्थिक स्थिति, इवन अपर कास्ट के हो या किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, उनकी आर्थिक स्थिति का भी जायजा लिया जाएगा। और जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और मदद दी जाएगी। यही सोच करके उसके लिए अलग योजना बनेगी। तो हम लोग ये काम कर रहे हैं, नहीं तो सबके हित में काम कर रहे हैं। जाति आधारित करना हो जाएगा तो जाति आधारित करना में कौन किस जाति का है, एक एक चीज की जानकारी होगी। चाहे अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म को मानने वाला सबको होगा। और उसके साथ साथ हम लोगों ने सर्वसम्मति से तय किया है कि सबकी आर्थिक स्थिति, इवन अपर कास्ट के हो या किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो,
आर्थिक स्थिति का भी जायजा लिया जाए और जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और मदद दी जाएगी। यही सोच करके उसके लिए अलग योजना बनेगी। तो हम लोग ये काम कर रहे हैं, नहीं तो सबके हित में काम कर रहे हैं। जाति आधारित गणना हो जाएगा तो जाति आधारित गणना में कौन किस जाति का है एक एक चीज की जानकारी होगी, चाहे अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म को मानने वाला सबको होगा। और उसके साथ साथ हम लोगों ने सब संबंधित से तय किया है कि सबकी आर्थिक स्थिति इवन अपर कास्ट के हो या किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, उनकी यही सोच करके उसके लिए देखिए जो तर्क दिया जा रहा है, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है उन्होंने तर्क दिया कि हम आर्थिक स्थिति पे हर चीजें तय करेंगे। आर्थिक स्थिति पे तय करते तो ये आंकड़ों की जरूरत नहीं पड़ती। हो सकता है आपको बुरा लगे कि मैं इस तरह की बातें कर रहा हूं, किसी और प्रदेश ने ऐसा नहीं किया, उत्तर प्रदेश ने ऐसा नहीं किया, किसी और प्रदेश देश के किसी हिस्से में इस तरह की गणना नहीं हुई, जातिगत गणना नहीं हुई। अब कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। कांग्रेस सपोर्ट कर रही है इसलिए कि फिर 2024 में अगर चुनाव में उनको आना है तो फिर जो भी दूसरी पार्टियां हैं उनके साथ आपको सुर में सुर बदलना ही पड़ेगा और वो आपको चीजें करनी पड़ेगी। मसला अब उससे नहीं है। मैं जो समझाना चाहता हूं, मैं जो कहना चाहता हूं, आपको ये कहना चाहता हूं, आखिर ये सब 30 साल से सत्ता पे लालू जी रहे या नीतीश जी रहे, आखिर कितना बदलाव हो पाए बिहार में? क्यों ये जातिगत समीकरणों में क्यों उलझाना चाहते हैं? ये इतने साल बाद आपको क्यों ध्यान में आया? ध्यान में इसलिए आया कि आपको पता है कि 15 साल बाद आप जनता को क्या बताएंगे, क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, क्योंकि हर प्रदेश का विकास हो रहा है। हर प्रदेश का विकास, उत्तर प्रदेश कहां से कहां चला गया। आज ग्रेटर नोएडा में देखिए 40-50 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। यहाँ इंटरनेशनल लेवल की जितनी बड़ी कंपनियां हो यहाँ आ रही है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां जमीन सरकार नहीं दे पा रही है, जहां इंटरनेशनल लेवल की तो छोड़िए, नेशनल लेवल की कंपनियां नहीं आ रही है। केंद्र सरकार की कोशिश के बाद कुछ जगहों पे बोटलिंग प्लांट और खाद बनाने की कारखाने जो है उसकी शुरुआत हो पाई। सबसे ज्यादा एजुकेशन सेक्टर जो है आपका पिछड़ा हुआ वहीं का है। 5-5 साल 6-6 साल में यूनिवर्सिटी से रिजल्ट मिलता है। कितने नए सेंटर्स आपने खोलते हुए देखा। उत्तर प्रदेश के जिस हिस्से में या कर्नाटका के जिस हिस्से में जाएंगे, तमिलनाडु के जिस हिस्से में जाएंगे, वहां सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो बिहार के बच्चे हैं। 10+2 होते ही वहां से पेरेंट्स उसको जमीन बेचकर बाहर भेज देते हैं। तो आज जातिगत समीकरण क्यों आप बनाने में लगे हुए हैं? आंकड़े आ चुके हैं। इससे जीत, बहुत बड़ी जीत दर्ज करेगी दोनों पार्टियां मिलके, ये बिल्कुल हकीकत है। अब उनकी, अभी जो हम गिरिराज बाबू की सुन रहे थे, उनकी मजबूरी है क्योंकि उनके जो परसेंटाइल है, जो वोटिंग परसेंटेज है, वो भूमिहार और ब्राह्मणों का चंद फीसदी, यानी कुल मिला के 13-14% की बात हो रही है। लेकिन आप दूसरे आंकड़े को देख रहे हैं तो सीधे सीधे जो है वो 70% के आसपास, 77% के आसपास जो है दूसरी जातियां जुट जाती है। और उसके बाद बीजेपी के, या कहिए जो इतने बड़े नेता जो हैं, खासकर जो सवर्णों के बड़े नेता माने जा रहे हैं, उनकी कहानी खत्म हो जाएगी। हो सकता है बिहार में ऐसा हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बिहार में हमेशा कुछ न कुछ ऐसी चीजें होती रही है जो बिहार हमेशा फेमस रही है। अब लालू और दोनों के समीकरणों के बाद जो चीजें आई है, क्या वाकई में जनता उससे संतुष्ट है? बड़े बड़े नेता बयान दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि ये आंकड़े जो हैं गलत तरीके से पेश किए गए हैं, कुछ कह रहे हैं कि भैया ये जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें फर्जीवाड़े किए गए हैं। अब सरकार ने, क्योंकि सरकारी ही एजेंसी पूरी तैयार की है, अब उन्होंने क्या क्या किया, कहां कहां क्या किया, ये कह पाना मुश्किल, क्योंकि सामान्य वर्ग का जैसे 15% है, यादव, अकेले यादव जो 14% है। तो 14% अगर अकेले यादव है तो हमेशा तो सत्ता में लालू प्रसाद यादव ही रहते, लेकिन जब तक वो नीतीश से नहीं मिले तब तक उनकी कहानी नहीं पूरी हो पाई। अब ये मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं आपको कि इस तमाम सारी चीजों के बाद, आंकड़े आने के बाद, कांग्रेस खासकर सीधे सीधे जो उनके सबसे वरिष्ठ नेता है, उनकी टिप्पणी आपने सुना। उनके कितने प्रदेश में, कर्नाटका में तो उनकी सरकार बनी है ना, वहां भी तो सेक्रेटरी है ना, वहां भी डिपार्टमेंट है ना, उसमें देखिए कितने डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जो है ओबीसी से हैं। सिर्फ राजनीति करना काफी नहीं होता है, बयान जब देते हैं तो आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बयान देना पड़ता है। तो बिहार में फिलहाल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो है एक नया समीकरण बनकर तैयार हो चुका है।
वो युवा बर्बाद है, वो माता पिता बर्बाद हैं, वो इंडस्ट्री बर्बाद है जो बिहार में है, लेकिन उन्हें एक दिशा नहीं मिल पा रही है। नौकरी के लिए आप बताइए ना, हर प्रदेश में नौकरी के लिए रिजर्व कर दी जाती है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। एक ऐसा प्रदेश है जहां पूरे देश के लिए खोल दिया गया और वहां स्टेशन पर तक बैठने की व्यवस्था नहीं थी। सड़क सड़क पे लोग, जो विद्यार्थी थे, जो परीक्षार्थी थे, वो सड़क पे लेटे रहे। तो भैया, पॉलिटिक्स के लिए, वोट के लिए ये दोनों पार्टियां या सभी पार्टियां क्या कर रही हैं, वो तो जनता को देखना पड़ेगा। अब 2024 का चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, अब देख ही रहे हैं। अब 2024 के चुनाव में ये पूरी इंडी व्यवस्था जो है वो वहां काबिज रहना चाहती है, पूरे प्रदेश में काबिज होना चाहती है। अब देखना दिलचस्प यही है कि सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के बीच में पिसता कौन है? आम जनता, आम वोटर। अब आम वोटर को ही तो तय करना है। नहीं तो हमने सभी राजनीतिक दलों को देखा, जनगणना के हिसाब से तो भाई सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में ओबीसी की ही सत्ता होनी चाहिए। अल्पसंख्यक मुसलमान अगर मिल जाए तो उत्तर प्रदेश की भी वही हालत होगी जो बिहार की फिलहाल है। तो ये परिवर्तन आएगा नहीं आएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद नीतीश जी बहुत खुश हैं, लालू जी और उनके सुपुत्र बहुत खुश हैं। उनको एक बड़ा हथियार मिल गया है फिर अगले चुनाव को जीतने के लिए। नमस्कार।